हम वसा तक समझा दिए था ना, वसा तक समझाए थे ना। कार्बोहाइड्रेट के टाइप बता दिए थे, वसा बता दिए थे, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ये सब चीज बता दिए थे। अब प्रोटीन को आगे बताना है, शरीर में प्रोटीन के बारे में बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रोटीन बताना था। हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है हमारे शरीर को, ऊर्जा वगैरह की जरूरत है। तो पहले हम देखते हैं ऊर्जा कहाँ से मिल जाता है। हम आपको बता दिए थे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है बाबू, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है। इसी को हम लोग खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। कई टाइप के होते हैं, हमें पचता है मोनोसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट में हमें ऊर्जा मिलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करेंगे तो क्या बन जाता है, फैट, और फैट को खर्च नहीं करेंगे तो क्या बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल। आपको बताए थे कोलेस्ट्रॉल लीवर में स्टोर रहता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ रहता है, लीवर में स्टोर रहता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल को खर्च नहीं करते हैं तो फिर ये हम लोग के लिए किसका कारण बन जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल आगे जाके हार्ट अटैक कर देता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को खर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग समझते हैं प्रोटीन। फैट के बारे में बता दिए थे, फैट की वजह से शरीर थोड़ा सुंदर लगता है, ठंड बच जाता है, इंसान को चोट लगने से बचा लेता है। ये सारे काम को फैट आराम से कर लेता है। आगे देखें, आगे देखिए प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन हिंदी इंग्लिश दोनों में कहते हैं, इसे क्या चीज कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। प्रोटीन का काम क्या होता है, ये शरीर में ऊर्जा बहुत ही कम देता है। प्रोटीन का मेन काम एनर्जी देना नहीं है, हालांकि ये एनर्जी देता है, एनर्जी मतलब ऊर्जा देता है, लेकिन इसका मेन काम होता है इसमें वृद्धि करना है, शरीर में वृद्धि का काम करना है। मतलब हमारे शरीर के कोशिकाओं के निर्माण में सबसे ज़्यादा मदद करता है प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो दो लोगों को होती है। एक जो बच्चा होता है, बच्चा, उसको प्रोटीन की ज़रूरत है। और एक जो बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, अब जाने वाला है, उसको प्रोटीन की ज़रूरत है। क्योंकि उसी की बूढ़े की कोशिका मर रही है, उसको बचा के रखेगा, डिक्रीज होने नहीं देगा, वरना जल्दी मर जाएंगे बूढ़ू। और बच्चे की कोशिका में जरूरी है, वरना उसका वृद्धि और विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने प्रोटीन का ध्यान रखते हुए, आप आंसर दीजिए कि बच्चों में एक अलग टाइप का ग्लैंड बना देता है। उस ग्लैंड से उस बच्चे में 15 साल की उम्र तक प्रोटीन का निर्माण होते रहता है। वो ग्लैंड का नाम क्या है, आपको ग्लैंड चैप्टर पढ़ा दिए, ग्लैंड का नाम बताइए फटाफट। बताइए। थाइमस ग्लैंड, वेरी गुड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा में पाया जाता है। थाइमस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा में पाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बच्चों में यही हो जाता है। और बूढ़ों में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बूढ़ों में पतो हो लोग को बाबा का, सास ससुर का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सरकार देख रही थी कि जनसंख्या ही खत्म नहीं हो रही है। जब जनसंख्या खत्म नहीं हो रही थी तो सरकार ने एक प्लान बनाया, सरकार ने पेंशन बंद कर दिया। तो जितने बुढ़ऊ लोगों को पेंशन मिलता था ना, पेंशन क्या होता है, आपकी सैलरी में से ही पीएफ कटते रहता है। आपकी सैलरी जितनी मिलती है ना, उसमें से सरकार 2-4 हज़ार हर महीने काटते रहती है। जब नौकरी खत्म हो जाती है तो वही जो पैसा सरकार काटी थी उसी के ब्याज सहित हर महीने लौटाती है, जिसे आप लोग कहते हैं पेंशन होता है। तो जिन बुढ़ऊ लोगों को पेंशन मिलता था ना, उनकी पतो बहुत मानती थी। तनी सा बाबा खांस देते थे, गाड़ी बुलाओ, गाड़ी बढ़ाओ, बाबा खांसो तो ना, उठा उठा उठा, तुरंत चेक करा के उनका इलाज कराता था। जानते क्या है, पेंशन मिलता था उन लोग को। और वही जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है, बाबा खांस रहे हैं तो सोच रही ईयरफोन लगा लेगी, जो ससुर कहेंगे मरियो नहीं रहा है ससुर, अब गाना सुनेगी, मेरे रस के कमर। तो लड़की सब जो पतो सब होती है ना, बूढ़ो लोग को टपका देती है सब, समझ में, जिनको पेंशन नहीं रहेगा। इसलिए बूढ़ा बाबा लोग को ख्याल रखिएगा, वरना वो लोग टपक जाएगा बहुत जल्दी। अब ये प्रोटीन मिलता किस चीज़ में है, तो आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस चीज़ में मिलता है, मशरूम, सोयाबीन, दाल, ये सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा होता है। मशरूम, सोयाबीन, दाल, घी, मक्खन, इस सब में क्या होता है, प्रोटीन के सोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं सर। तो ये प्रोटीन के कुछ क्या है सर, उच्च सोर्स है सर, इसको दीजिएगा तो आपके शरीर में क्या होगा, ज़्यादा अच्छा है। हालांकि प्रोटीन से हमें ऊर्जा भी मिलती है, प्रोटीन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि फैट से 9.2 मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से 4.2 मिलती है। यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर किसी से मिलती है तो फैट से, उसके बाद किसी से मिलती है प्रोटीन से, और उसके बाद
कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोटीन में ज़्यादा का अंतर नहीं है, इसमें 4.2 मिलता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है 4.3, लेकिन ये मेनली क्या काम करता है, वृद्धि का काम करता है। अब जो ये प्रोटीन जो है ना, ये थोड़ा सा जटिल होता है। प्रोटीन जो होता है ना वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इसलिए इसे हम लोग जटिल कहते हैं। जटिल कैसे हो जाता है, जहाँ एक प्रकार जो आप कार्बोहाइड्रेट देखे थे, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, कार्बोहाइड्रेट बन गया था। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसी में आपको नाइट्रोजन भी जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप नाइट्रोजन भी जोड़ देते हैं इनके अलावे, तब ये बन जाता है आपका प्रोटीन। तो आप बताइए, आपसे यहाँ दो चीज़ें पूछता है, क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछता है, ऑप्शन दे देता है आपको, क्या हो गया जी? सर अपडेट नहीं मिला, किस चीज़ का अपडेट? कोलेस्ट्रॉल गुड है या बैड है? कोलेस्ट्रॉल अच्छा चीज़ होता है, लेकिन ज़्यादा हो जाता है तब खराब हो जाता है। फैट भी तो अच्छा चीज़ होता है, ज़्यादा मोटा जाएंगे तो गड़बड़ हो जाता है। देखिए, ये हो गया प्रोटीन। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत क्या है। कॉम्प्लेक्स मतलब जो ज़्यादा चीज़ों से बना है। तो आप ही बताइए ना, सबसे ज़्यादा तो प्रोटीन ही बना है, इसमें 4 चीज़ें हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट में केवल यही 3 था। और कार्बोहाइड्रेट का ही एक स्टोर फॉर्म क्या कहलाया था आपका, फैट कहलाया था। तो उसमें यही चीज़ है। सबसे ज़्यादा जटिल या कॉम्प्लेक्स क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसलिए आप खुद देखिए ना, आपको पाचन तंत्र पढ़ाए थे, प्रोटीन 3 जगह पचा था। पेट में पेप्सिन, ये पेंक्रियास से ट्रिप्सिन, और छोटी आंत में इरिप्सिन। तो सबसे मुश्किल से किसका पाचन होता है, प्रोटीन का, क्योंकि ये जटिल है। कहेगा कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी उर्वर मतलब पोषक है, मतलब जिसमें नाइट्रोजन है। तो कार्बोहाइड्रेट में तो नाइट्रोजन नहीं रहेगा, फैट में भी नाइट्रोजन नहीं रहेगा। नाइट्रोजनी किस में रहता है भाई, और प्रोटीन में रहता है नाइट्रोजन। दुनिया का कुछ भी चीज़ उठाएंगे ना, सब प्रोटीन के अंदर में चले आते हैं सब। अभी उसको आगे समझाएंगे, जब हार्मोन और एंजाइम पढ़ाएंगे तो बताएंगे दोनों प्रोटीन का काम करते हैं। अब ये जो प्रोटीन है, इसका जो निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। कितने एमिनो एसिड से? 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। ये बताइए, हम जब आपको आरएनए पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम बताए थे आपको, एक होता है मैसेंजर आरएनए। देखिए, ये 20 एमिनो एसिड में ये हमारे शरीर में पहले से रहता है, हमारी बॉडी में ये पहले से रहता है। और 10 ऐसा इम्यूनो एसिड है जिसे हमें अच्छा भोजन करके खाना है। जब ये 20 मिल जाएंगे, तब हम, जब ये 10 तो पहले से शरीर में है, और 10 तो एक्स्ट्रा जब मिल जाएगा ना, तब वो 20 मिला के क्या बनेगा, एमिनो एसिड बनेगा। 20 मिला देंगे तो क्या बन जाता है, एमिनो एसिड मिला के ये बन जाता है। तो इसका बताइए, हमको शरीर में कितने एमिनो एसिड है, 10। खाना कितना है, 10। जब 10 10 20 एमिनो एसिड बनेगा, तो इस 20 एमिनो एसिड से मिलकर हमें क्या मिलेगा, एक प्रोटीन मिलेगा। इसका मतलब जो शरीर में पहले से है, ये आवश्यक एमिनो एसिड नहीं है, जो भोजन में करना है यही आवश्यक एमिनो एसिड है। आप बताइए तो, हमें भोजन में आवश्यक एमिनो एसिड किससे मिलेगा? सोयाबीन खाइए, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाइए, आपको एमिनो एसिड मिल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, एक सेकेंड। हेलो, हाँ, प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। हाँ, ले तो रहे हैं क्लास। हाँ, लाइव में है क्या? लड़का इंक्वायरी में फ़ोन कर रहा है क्या? अरे क्लास चल रहा है इधर, सब लड़का लाइव है सब। हाँ, सब क्लास चलेगा एकदम, सब सब सब। हम दिवाली में थोड़ा सा खूब पटाखा वटाखा छोड़ के देर से उठे थे। ठीक ठीक। चलिए, आप देखिए ध्यान से, आप लोग कितना होशियार है, आप लोग क्लास करने आ गए, कुछ इंक्वायरी नंबर पे फ़ोन कर रहा है। आगे देखिए, तो एक बात बताइए कि हमारे शरीर में जो हमको कितने एमिनो एसिड को भोजन से करना है, तो हमें 10 टाइप का एमिनो एसिड को भोजन से करना है, इसे हम आवश्यक एमिनो एसिड कहते हैं। आरएनए हम आपको बताए थे 3 प्रकार का होता है, एम आर एन ए, टी आर एन ए और आर आर एन ए। कितने टाइप का? एम आर एन ए, टी आर एन ए और एम आर एन ए, सॉरी आर आर एन ए। आप बताइए, इसमें से वह कौन सा आर एन ए है जो भोजन में आए 10 आवश्यक यानी एसेंशियल एमिनो एसिड की पहचान करता है? आंसर दीजिए, कौन सा आरएनए पहचान करता है? अरे 10 तो होता ही है, पहचान कौन करता है?
मैसेंजर आरएनए, वेरी गुड। मैसेंजर आरएनए पहचान करता है, मैसेंजर आरएनए पहचान करता है। हम जब शरीर में खाते हैं ना भोजन, तो हमें 20 टाइप के एमिनो एसिड मिलते हैं, 20 टाइप के। लेकिन इस 20 में जो ऑलरेडी शरीर के अंदर 10 है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको एमआरएनए क्या कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन जो बाकी के 10 ऐसे एमिनो एसिड हैं, 10 ऐसे एमिनो एसिड जो हमारे शरीर में नहीं है, वो भोजन में है, उसे हम आवश्यक या एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। उसकी पहचान कर लेता है क्या, कौन कर लेता है, एमआरएनए। और उसको मिला के टोटल कितने एमिनो एसिड मिल गए, 10। तो 10 ये 20 एमिनो एसिड के मिलने से क्या बन जाता है, एक प्रोटीन बन जाता है। तो आप प्रोटीन का पूरा कहानी समझ में आ गया, प्रोटीन बनेगा कैसे, तो आप समझ में आ गया आप लोग को। देखिए, एक जो प्रोटीन दिख रहा होता है, इस प्रोटीन के अंदर कितने एमिनो एसिड होते हैं, 10 + 10 एमिनो एसिड, 10 + 10 एमिनो एसिड होते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये 10 एमिनो एसिड हो गए। अब आप बताइए, फिजिक्स में, सॉरी, बायोलॉजी में एक टर्म्स आता है, एक को इसको कहते हैं कैटाबोलिज्म, एक को कहते हैं मेटाबोलिज्म। उपापचय, इंग्लिश में क्या कहते हैं, उपापचय। वो हम अभी आपको समझाते हैं। देखिए उपापचय क्या होता है, एक चैप्टर है यहीं पे बता देते हैं, छोटा सा चैप्टर है, जिसे हम लोग कहते हैं मेटाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, उपापचय, उपापचय। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, ये 2 टाइप का होता है। देखिए, एक होता है एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, और एक होता है कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। हिंदी मीडियम वाले ना इसे इंग्लिश में ही याद रखेंगे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। इसे कहेंगे उपचय और उसको कहते हैं अपचय। उपचय अपचय, ये मटेरियल में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप देख लीजिएगा। बट हिंदी मीडियम वाले भी इसे इंग्लिश में ही याद रखिएगा। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, जिसे एक को कहते हैं कैटाबॉलिज्म, एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, क्या चीज, जोड़ना। और कैटाबोलिज्म, देखिए काटने का सेंस आ रहा है कैटाबोलिज्म में, तो इसका अर्थ होता है तोड़ना। इसका अर्थ क्या होता है, तोड़ना। तो जहां कहीं टूट फूट की क्रिया दिखती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म। और जहां कहीं किसी चीज के जुड़ने की क्रिया दिखती है, उसे हम लोग कहते हैं एनाबोलिज्म। शरीर में ये दोनों क्रिया होती है, शरीर में ये दोनों क्रिया होती है, टूट फूट भी होता है और निर्माण भी होता है। तो जहाँ जोड़कर निर्माण होगा उसे हम क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म। और जहाँ टूटेगा उसे क्या कहेंगे, कैटाबोलिज्म। अब देखिए, ये दोनों चीज को मिला देते हैं तो मेटाबोलिज्म होता है। अब इसमें एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल आपको दे, तो एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल होता है कार्बोहाइड्रेट। आप कहेंगे कैसे सर, कार्बोहाइड्रेट कैसे हो गया, तो 38 गो एटीपी जोड़े थे तब ना एगो ग्लूकोज बना था। और ग्लूकोज क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज ग्लूकोज। अब आपको इतना तो लोल नहीं है कि अब आपसे कोई कह देगा ग्लूकोज क्या है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई साहब ग्लूकोज शर्करा है। आप आंसर दीजिए, तो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है कि पॉलीसेकेराइड की डाइसेकेराइड, आंसर दीजिए, ग्लूकोज कौन सा है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है या डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड। वेरी गुड, मोनोसेकेराइड है, वेरी गुड। और भी एग्जांपल देखिए यहाँ पर, प्रोटीन भी जो होता है हम लोग का, प्रोटीन, प्रोटीन भी एक तरह का एनाबोलिज्म की क्रिया है, क्योंकि प्रोटीन भी कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना है, 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना है प्रोटीन भी। तो जब कि कोई चीज जुड़कर, जब छोटे छोटे चीज जुड़कर बड़ा चीज का निर्माण कर देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म कहते हैं। ऐसी ही क्रिया केमिस्ट्री में होती है, तो उसे हम पॉलीमर कहते हैं। समझा क्या, बहुलक कहते हैं, क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। तो एक चीज जुड़ के निर्माण करेगा तो उसे क्या कहेंगे, बहुलक कहते हैं। तो ये तो बायोलॉजी चल रहा है, तो इसमें क्या होता है, एनाबोलिज्म। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोटीन निर्माण की क्रिया, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज अ प्रोसेस ऑफ, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज अ प्रोसेस ऑफ एनाबोलिज्म। क्या चीज हो गया, एनाबोलिज्म। और ये हो गया कैटा। अब कैटाबोलिज्म का एग्जांपल देखा जाए, कैटाबोलिज्म में क्या क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है आपका पाचन की क्रिया, डाइजेशन। पाचन, पाचन में क्या होता है, भोजन को तूर तार के रद्द कर दिया जाता है, तूर तार के क्या कर दिया था, रद्द कर दिया जाता है। और क्या हो सकता है, श्वसन, श्वसन,
श्वसन आप कहेंगे ये क्या चीज हो गया, तो श्वसन में अगर आप देखेंगे तो वायु हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन सांस थोड़ी लेते हैं, हम तो एयर लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन भी गया, हाइड्रोजन भी गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन सब गया। फेफड़ा उसको तोड़ ताड़ के कहेगा हट हट ससुर इसमें ऑक्सीजन का है रे, चल अंदर चल, तू ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा तोड़ ताड़ के। समझ में आया कि नहीं आएगा, उधर ऑक्सीजन को छोड़ छाड़ के CO2 लेके आएगा। तो आप बताइए कैटाबोलिज्म मतलब क्या होता है, तोड़ फोड़ की क्रिया। पाचन क्या है, कैटाबोलिज्म है। श्वसन क्या है, कैटाबोलिज्म है। ये क्या चीज आपका, एनाबोलिज्म मतलब क्या होता है, किसी चीज का निर्माण कर देना, क्या हो गया, एनाबोलिज्म हो गया। तो प्रोटीन का निर्माण या फिर फैट का निर्माण या फिर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, क्या चीज है, ये एनाबोलिज्म है। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में अंतर आप लोग को समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। बायोलॉजी के क्लासों में कोनो कर है CRPC, हाँ कल से दरोगा, बिहार दरोगा का जो बैच रोका गया था वो कल शाम 6 बजे से स्टार्ट कर दिया जाएगा। कल शाम 6 बजे से स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसमें जो रोका गया था उसमें हर चीज़ को रिवाइज करा दिया जाएगा। उसमें नए लड़कों को कोई इजाज़त नहीं, जो पुराने हैं बस वही इजाज़त है उनको। आगे देखा जाए। अब एक बात बताइए बाबू, इधर देखो लोग, बबुआ इधर देखो, अगर हमारे शरीर में एनाबोलिज्म की क्रिया बहुत धीमी होगी तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा जिससे ऊर्जा नहीं मिलेगी। अगर प्रोटीन का निर्माण धीरे होगा तो भी अच्छी बात नहीं है। तो एनाबोलिज्म तेज होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि कैटाबोलिज्म को धीरे होना चाहिए, कैटाबोलिज्म को भी तेज होना चाहिए। पाचन की क्रिया पता चला 2 दिन में खाना पच रहा है, सोच रहा पेट में सड़ जाएगा 2 दिन में, तो इसको भी क्या होना चाहिए, तेज होना चाहिए। श्वसन की क्रिया, सांस लिए आज 1 घंटा बाद में से ऑक्सीजन निकल रहा है तो मरिए जाएगा आदमी यहाँ पे। तो ये दोनों ही क्रिया को तेज होना चाहिए, चाहे वो एनाबोलिज्म हो या कैटाबोलिज्म हो। तो हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि मेटाबोलिज्म को तेज होना चाहिए। सिंपल कह देते हैं कि भैया हमको मेटाबोलिज्म ही तेज कर दीजिए ना, मेटाबोलिज्म तेज कर दीजिएगा तो आराम से खत्म हो जाएगा। तो इस मेटाबोलिज्म को तेज करने के लिए 2 चीजों का प्रयोग होता है, एक होते हैं एंजाइम और एक होते हैं हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन ये इस मेटाबॉलिज्म को तेज कर देते हैं। तो इसमें तेज करने के लिए कौन आता है, एंजाइम और हार्मोन। हार्मोन ये 2 ऐसे चीज होते हैं जो इस क्रिया को क्या कर देते हैं सर, तेज कर देते हैं सब। अगर जैसे देखिए ना, अगर आपका खाना नहीं पच रहा है ना तो एगो एंजाइम पिला देगा डॉक्टर, एगो एंजाइम दे देगा, लीजिए तो यूनिन एंजाइम पी लीजिए, एगो टॉनिक को नहीं देगा, घचा घच पचने लगेगा। प्रोटीन नहीं बन रहा है तो एगो प्रोटीन एक्स दे देगा, लो पियो घोर के, कम्प्लान पियो, ई पियो। तो जो एंजाइम होता है ना, ये हमारे शरीर में एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म को बहुत तेज कर देता है। और हार्मोन भी कुछ कुछ होते हैं जो टूट फूट की क्रिया या निर्माण की क्रिया को तेज कर देते हैं। जैसे हमारे शरीर में अगर एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन निकलेगा ना, धड़ाक से ऊर्जा बना देगा, तुरंत कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा बना देगा, लड़ो उड़ो हार्मोन, तुरंत एनर्जी आ जाता है। समझ में आएगी ना क्या? तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन करता है, एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन। तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, उपापचय की क्रिया शरीर में किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो एंजाइम और हार्मोन के द्वारा नियंत्रित की जाती है। एंजाइम जो है हमारे शरीर के अंदर एक तरह का कैटालिक का काम करता है। कैटालिक क्या चीज होता है भाई, इसको हटा देना। देखिए मेन टॉपिक तो आ गए हम लोग एंजाइम और हार्मोन पे। एंजाइम प्लस हार्मोन, ये दोनों का काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में किसको कंट्रोल कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को क्या कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। एंजाइम को हम लोग अपने शरीर का बायो कैटेलिक कहते हैं। बायो मतलब हमारे शरीर में जो उपस्थित पहले से रहता है जिंदा, और कैटालिटिक का मतलब कैटालिक। कैटालिक ये आप इंग्लिश में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर दे या धीमा कर दे। उसी तरह हमारे शरीर में
कोई क्रिया को अगर तेज करना है तो झोंक दीजिए एंजाइम, और धीरे करना है तो एंजाइम को धीमा कर दीजिए, हो गया काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसे हम बायो कैटेलिक कहते हैं। बायो को हिंदी में कहते हैं जैव, कैटेलिक को कहते हैं उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक। तो क्वेश्चन बता दो बबुआ, शरीर में जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? शरीर में जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? एंजाइम को। बेसिकली किसे कहते हैं? एंजाइम को। लेकिन हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन भी कंट्रोल करता है, एंजाइम भी कंट्रोल करता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये दोनों रह जाए कि भैया मेटाबॉलिज्म की क्रिया को कौन कंट्रोल करता है, तो उस कंडीशन में आपको एंजाइम मानना है, क्योंकि हार्मोन जो होता है वो ब्रेन पर डिपेंड हो जाता है, वहाँ पर वो स्पेसिफिक काम के लिए निकले जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, हमारे शरीर का बायोकैटेलिक यानी जैव उत्प्रेरक किसे कहा जाएगा? जैव उत्प्रेरक किसे कहा जाएगा बाबू? आगे बढ़े। दरोगा बैच ओपन नहीं हो सकता है, जो लोगों ने एडमिशन लिया था उन्हीं लोग का चलेगा। एग्जाम से पहले वो थोड़ा सा एक रिवीजन के लिए एक बैच हो जाता है। चलिए, आप यहाँ तक समझ में आ गया? अब आप कंफ्यूजन होंगे कि सर ये हार्मोन और एंजाइम होते क्या है। यहाँ आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा जो गोला देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा गोला जो है ये प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। और अगर आपसे कह दे कि सर प्रोटीन होता क्या है, तो भाई साहब प्रोटीन क्या है? एक ऐसा चीज प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या है भाई? प्रोटीन कोई अलग से चीज थोड़ी है। आप बताइए प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन वह चीज होता है जिसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, और क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। इनको मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। ये प्रोटीन के कई टाइप होते हैं। इसी प्रोटीन में एक होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। इसी के अंदर होता है आपका हार्मोन। इसी के अंदर आपके होते हैं सब आपका हार्मोन के लिपिड, लवक बोलते हैं जिसे लिपिड। लिपिड आप लोग के काम का नहीं है, बड़ा बना देते हैं एंजाइम। और इसी के अंदर होता है हार्मोन। हार्मोन को किसी और कलर से बना देते हैं हार्मोन। अब समझ में आ रहा है भैया? हार्मोन भी कुछ अलग चीज नहीं होता है, हार्मोन भी एक प्रोटीन है। हार्मोन भी क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम भी क्या है? प्रोटीन है। हार्मोन और एंजाइम दोनों का दोनों प्रोटीन होता है। आगे बढ़ जाए। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्वेश्चन में पूछा था कि क्या सभी एंजाइम हार्मोन होते हैं? आंसर दीजिए तो। क्या सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं? क्या जितने भी प्रोटीन है, क्या जितने एंजाइम है, सब के सब एंजाइम प्रोटीन है? आंसर दीजिए। नो सर कह रहा है। क्या इतना मेहरा के आंसर दे रहा है लोग भाई? क्या सभी एंजाइम हार्मोन होते हैं? यस, सभी हार्मोन एंजाइम होते हैं। देखो इधर देखो, लोग घोंचू लोग, कुछ लोग कह रहा है नो होता है। देखो बाबू, रीजनिंग नहीं पढ़े हो? रीजनिंग में इस चैप्टर को बोला जाता है सिलोइज्म। क्या कहते हैं? सिलोइज्म बोला जाता है इस चैप्टर को। आगे देखिए, सिलोइज्म चैप्टर का ये, इसमें कहा जाता है कि जो बड़का गोलवा है ना, वो पूरे एरिया को दर्शा रहा है, और छोटका एरिया बस अपना एरिया दर्शा रहा है। तो ये छोटका गोला जो रेड कलर का है, ये किसका गोला है? एंजाइम का गोला है। तो जितना एंजाइम का एरिया है, यानी ये टोटल एंजाइम का एरिया है, ये सब एरिया किस एरिया के अंडर में आ रहा है? प्रोटीन के एरिया के अंडर में आ रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जितने एंजाइम हैं, ये सभी के सभी एंजाइम प्रोटीन के अंडर आते हैं। यानी जितने एंजाइम होते हैं वो भी प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम कुछ अलग से नहीं है, बल्कि एक टाइप ऑफ प्रोटीन है। अब आते हैं हार्मोन पर। अब देखिए, यही एरिया टोटल हार्मोन का है कि इसके बाहर भी कहीं है? नहीं, यही एरिया हार्मोन का है। तो हार्मोन का टोटल एरिया किसके अंडर में आ रहा है? प्रोटीन के अंदर में। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी टाइप के हार्मोन मिलेंगे वो सारे हार्मोन प्रोटीन होते हैं। वो सारे हार्मोन प्रोटीन होते हैं, याद रहेगा ना? लेकिन अब इसके उल्टा चलते हैं। उल्टा क्या है कि भाई प्रोटीन के बारे में देखिए, ये तो पूरा प्रोटीन का एरिया है। क्या प्रोटीन का पूरा एरिया एंजाइम के अंदर में है? नहीं है।
जो एरिया एंजाइम ने कवर किया, यानी कुछ ऐसे भी प्रोटीन हैं जो एंजाइम के एरिया में आते हैं तो हम उन्हें एंजाइम कह सकते हैं, लेकिन जो यहाँ वाले प्रोटीन है, साइड साइड वाले एरिया वाले प्रोटीन है, वो ना हार्मोन में जाते हैं ना एंजाइम में जाते हैं। तो सभी के सभी प्रोटीन, देखिए सभी के सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं कहलाएंगे, सभी के सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं कहलाएंगे, सभी के सभी प्रोटीन एंजाइम भी नहीं कहलाएंगे, लेकिन सभी एंजाइम या सभी हार्मोन प्रोटीन ही कहलाते हैं, प्रोटीन ही कहलाते हैं। समझ में आ गया? all enzymes are protein but all hormones are not protein। हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब एक बार बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था 2016 में, 2016 में क्वेश्चन पूछा था कि हमारे शरीर के पेंक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन, पेंक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन क्या चीज है? इंसुलिन क्या चीज है? अब ससुरा हार्मोन था ही नहीं उसमें, जबकि सबको पता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है, सबको पता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है। तो भैया ऑप्शन में ही हार्मोन नहीं था। तो आप बताइए, जब इंसुलिन सबको पता है कि हार्मोन है, तो हार्मोन जब ऑप्शन में नहीं था तो क्या मार देंगे? बताइए। हाँ वेरी गुड, प्रोटीन मार देगा लोग। क्या मार देगा? प्रोटीन। तो हार्मोन और प्रोटीन में अंतर समझ में आ गया। ये हमारे बॉडी के ऐसा कैटाबोलिज्म है, ये हमारी बॉडी के लिए स्टेबलाइजर का काम करते हैं। समझ में आ गया? वेरी गुड, होशियार हो गया ऐसा सब, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब आपसे कोई कहेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीनों में अंतर आप समझा सकते हैं। किसी भी क्रिया को तेज करना है तो आपको क्या करना है? हार्मोन और एंजाइम की मात्रा को बढ़ा देना है, क्योंकि ये क्या कहलाते हैं? बायोकैटेलिक कहलाते हैं, जैव उत्प्रेरक के नाम से जाने जाते हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो प्रोटीन होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। आगे बढ़ जाए, चलिए देखिए, देखिए यहाँ देखिए, कहाँ थे भाई? हाँ, हम बात करते हैं ऊर्जा की। तो आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा अगर एनर्जी चाहिए तो फैट में, फैट के बाद किसी चीज में एनर्जी है तो प्रोटीन में है, और उसके बाद किसी चीज में एनर्जी है तो वो किस में है? कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में। अब आप बताइए, यहाँ हम लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी होती है, आपको पढ़ा चुके हैं 4.2 किलो कैलोरी। ये किस में होती है? कार्बोहाइड्रेट में होती है। इससे थोड़ा ही सा ज्यादा होता है, जिधर मुंह बैले है ना, भोंका जिधर बड़का है मने वो बड़ है। प्रोटीन में बताइए तो प्रोटीन में 4.3 किलो कैलोरी होता है, और फैट में बताएंगे तो फैट में 9.2 किलो कैलोरी होता है, फैट में 9.2 किलो कैलोरी। आपको अगर सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में मिलता है? फैट में मिलता है। किस में मिलेगा? चर्बी में मिलता है, फैट में। आगे बढ़ जाए, आप कभी चिकन मटन खाइएगा तो उसमें ऊपर तेल टाइप का तैरते रहता है, उसी को क्या कहते हैं? चर्बी कहते हैं। हमारी पेट पे क्या होता है? चर्बी होता है। समझ में आ गया कि नहीं? पेट जो तोन निकल जाता है वो क्या है? चर्बी है। देखिए, शादी से पहले लड़का सब जिम में जाके क्या बनाता है? सिक्स पैक। क्या हो गया? सिक्स पैक। शादी के 8-10 साल बाद ऐसे पेट निकल जाता है, उसे कहते हैं फैमिली पैक। सिक्स पैक आगे जाके क्या बन जाता है? फैमिली पैक। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट आगे जाके क्या बन जाता है? फैट बन जाता है ना, वैसे ही सिक्स पैक, फैमिली पैक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फैमिली पैक, मेरा फैमिली पैक निकलने वाला, देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा तोन निकल रहा है। अभी सिक्स पैक रखिए आप लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाते हैं। अब एक चीज बताते हैं, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था, श्वसनीय पदार्थ, श्वसनीय पदार्थ, ये आप अभी भी अपने मटेरियल में देख सकते हैं, श्वसन नाम के चैप्टर में। श्वसनीय पदार्थ उसे कहते हैं जो ऊर्जा देते हैं। वैसे पदार्थ जो आसानी से ऊर्जा देते हैं, कैसे ऊर्जा देते हैं? इजिली, आसानी से ऊर्जा, आसानी से ऊर्जा दे देते हैं,
उसे हम क्या कहते हैं, श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। तो सबसे आराम से ऊर्जा जो दे देते हैं उसे हम कहते हैं श्वसनीय पदार्थ। इसमें सीक्वेंस में देखेंगे तो ये सीक्वेंस तब इसमें नहीं आएगा। ये जो सीक्वेंस है बाबू, ये सीक्वेंस है कि ज्यादा ऊर्जा कौन दे रहा है, ज्यादा ऊर्जा कौन दे रहा है। बट श्वसनीय पदार्थ में होता है कि आसानी से और सबसे पहले ऊर्जा कौन दे देता है। तो सबसे पहले अगर ऊर्जा देता है कोई चीज तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट सबसे आसानी से यही देता है, भले कम देता है उससे मतलब नहीं, सबसे आसानी से देता है। उसके बाद आता है फैट, उसके बाद आता है फैट, सबसे लास्ट में क्या आता है, प्रोटीन। अब कितने लोग बता सकते हैं कि भाई नियम तो आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट के पास फैट, क्या सॉरी कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन, क्योंकि वो 4.2 है, ये 4.3 है। बावजूद इसके ये ना आकर सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है हमको कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद मिलती है फैट से। प्रोटीन से हमें सबसे लास्ट में एनर्जी क्यों मिलती है? कितने लोग बता सकते हैं कि सबसे लास्ट में प्रोटीन से एनर्जी क्यों मिलती है? ज्यादा नहीं मिलता है, ज्यादा तो फैट से मिलता है, लेकिन सबसे लास्ट में क्यों प्रोटीन से सबसे लास्ट में प्रोटीन टूटता है? हाँ बेगम क्या, हाँ वेरी गुड, प्रोटीन 3 जगह टूटता है। हाँ, क्योंकि वो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, नाइट्रोजनो है उसमें, इसे तो धाए धाए टूट जाएगा सब। वेरी गुड, होशियार हो गया है सब सब। तो वो कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से वो सबसे लास्ट में टूटता है। तो इसका मतलब अब आप लोग एकदम होशियार हो गए हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि श्वसनीय पदार्थ यानी सबसे आसानी से कौन टूटता है, तो ये भी बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे आसानी से ग्लूकोज टूटता है, इसलिए मरीज को सीधे ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है। ले फैट तो उसके बाद टूटता है, वो कॉम्प्लेक्स होने के बाद सबसे तेजी लास्ट में टूटता है। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? तो सबसे ज्यादा एनर्जी देने का काम करता है फैट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। आवाज मेरा भारी भारी लग रहा है, नाक ओक बज गया है पूरा, सब समझ गए आप लोग? अब आते थोड़ा सा अलग से चीज पढ़ाते हैं। तो विटामिन सबसे लास्ट में, विटामिन इसके बाद भी पढ़ाते हैं। जल, वाटर, हमारे शरीर में लगभग 65% जल है। शरीर में क्या है, 65% जल है। लेकिन ये जल जानते हैं कहाँ है? ये जल एक जगह नहीं है सब, ऐसा नहीं है 65%, मतलब हम मान लीजिए कोई 100 किलो का है तो 65 किलो पानी है उसमें, वो एक जगह नहीं है। वो वाटर, वाटर कहने का सेंस पीने वाला पानी नहीं, सेंस समझे ना। पानी हर जगह मिलेंगे आपको, आपके कोशिका के जीव द्रव्य में भी मिलेगा, डीएनए में भी मिलेगा, हर जगह में पानी डायरेक्ट स्टोर भी रहेगा। H2O जो होता है ना, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कई अलग अलग स्टेजेज में क्या रहता है, स्टोर रहता है। और आपको बताए थे जीव द्रव्य में 1% जल की कमी होती है तो प्यास, 10% कमी लगेगा तो मौत। ये जो होता है H2O पानी, कितने लोग बता सकते हैं कि ये कार्बनिक होता है कि अकार्बनिक? पानी कार्बनिक है कि इनऑर्गेनिक है? मतलब कार्बनिक हिंदी में कहेंगे तो ऑर्गेनिक, इंग्लिश में कहेंगे तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, हिंदी में कहेंगे तो कार्बनिक अकार्बनिक। बताइए पानी कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? आंसर दीजिए तो। इनऑर्गेनिक, एक तो कह रहा है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आधा आधा दे रहा है आंसर, आधा कार्बनिक आधा इन कार्बनिक कार्बनिक। अरे बबुआ, देखो बाबू, इधर सामने देखो लोग, कोई चीज कार्बनिक है या नहीं है इसकी पहचान के लिए, कार्बनिक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कार्बनिक, कार्बनिक को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। इसकी पहचान क्या होती है कि उस चीज के अंदर कार्बन यानी शॉर्टकट में कहें तो सी रहना चाहिए, वही होता है कार्बनिक। अगर सी नहीं दिख रहा है तो ये कार्बनिक नहीं रहेगा, तो सी का दिखना चाहिए। तो बबू अब पानी का फॉर्मूला लिखोगे तो H2O होगा, ये कहाँ से में सी दिख रहा है? कार्बनिक तो है ही नहीं है। आप बताइए तो कार्बनिक के बारे में। 3 यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट, एक लिख देते हैं फैट, और लास्ट लिखते हैं प्रोटीन। आप बताइए इस
इस तीनों में कौन सा है जो कार्बनिक है, यानी इन तीनों में कार्बनिक कौन है, ऑर्गेनिक कौन है, इन तीनों में ऑर्गेनिक, इन तीनों में ऑर्गेनिक कौन है भैया? एक एगो ऑर्गेनिक है, कुछ लोग कह रहे हैं ऑल, वेरी गुड, तीनों है भाई। अब कभी कभी मन करता है ना कि पकड़ के खूब गरियाए तू लोग को। अरे चोट्टा कह रहे हैं कि जिसमें कार्बन दिखेगा उसमें तो कार्बनिक होगा, तो कार्बोहाइड्रेट में तो ना पता है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, कौन चीज है? एकरे ना एगो एक्स्ट्रा रूप होता है फैट, तो ये भी तो वही होगा। ये तो और बाप है ससुरा, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है। अब केगन समझावल जाए, तो नाइट कार्बनिक के साथ साथ नाइट्रोजनी भी है प्रोटीन। कहीं नहीं कौन दुनिया से आया है। 90% सब सही है सर, बाकी 2-4% ऐसा है सब ना कि वो सब साइंस का बलात्कार कर देगा सब, वो साइंस के लिए है ये नहीं है सब। वो अजीब टाइप का सब भैंस छोड़ के सीधे साइंस पढ़ने चला है या कुछ, उसके लिए भी जगह होता है। घर बनता है ना तो देखिएगा मिस्त्री कहता है कि पहले मट्टी उट्टी फेंकवा दीजिएगा, गढ़ा बराबर कर दीजिएगा। अब ससुरा घर के अब गढ़ही में कह दीजिए घर बनाए तो मिस्त्री कौन ची बनाएगा ससुरा उसको? आप लोग गढ़ा होके चले आते हैं लोग, इतना प्रेम से समझा रहे हैं, लग रहा है तो तुम लोग को लगता है कि टारगेट बैच है। फरवरी में एग्जाम होगा रेलवे का, कंफर्म नहीं है, ग्रुप डी के लिए तो कंफर्म हो गया। चलिए, अब इसके बाद है आपका फिजिक्स। एक चीज आज ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में आपको दो चीज आपको पहले भी बताए थे, एक पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, और एक जो था आपका बर्नौली, बर्नौली, पहला बर्नौली आएगा, बर्नौली, ये दोनों रिकॉर्डेड रहेगा। हम आपको कल ही बताए थे, इसके अलावा फिजिक्स में दूसरा कोई भी चीज रिकॉर्डेड नहीं है। तो अब ये दो चीज आप रिकॉर्डेड है, दो देख लिए होंगे, उनके लिए दिक्कत नहीं, जो दोबारा देख लीजिएगा तो एक रिवीजन हो जाएगा, आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसके बाद जो फिजिक्स का क्लास है बस आज का, ये दोनों आज ही देख लेंगे, ये 25-20 मिनट का ये है और 20 मिनट का ये है, 40 मिनट का, समझ में आ गया? तो ये आप देख लेंगे आप लोग। इसके बाद हम आपको केसिकत्व वगैरह सारा टॉपिक बता देंगे। बाकी कोई चीज रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है, ये रिकॉर्डेड में। रिकॉर्डेड में किसे दिया जाता है? जिसमें ज्यादा फिगर उगर बनाना रहता है ना उसमें अब आपके सामने फिगर बनाएंगे तो टाइम लगेगा, लाइव का मतलब होता है आपके सामने कर रहे हैं तो उसमें टाइम ज्यादा खा लेता है। पृष्ठ तनाव में और बर्नौलीज में बड़ा ज्यादा फोटो बनाना है, अब जहाज का बनाना है तो आपके सामने बनाएंगे तो सोचा 20 मिनट का चीज 1.5 घंटा का हो जाएगा। इसको समझते हैं आप लोग? अब मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम पे, आज ये दोनों रिकॉर्डेड देख लेंगे लोग, ठीक है? जय हिंद, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। दिवाली वगैरह बढ़िया से मनाए आप लोग, चाइनीज यूनी मत ना आए। कई इंडिया में कई लड़कों ने नोच दिया मेरे कहने पे चाइनीज झालर मोती यहाँ पर, यहाँ अब इसको भी यार चाइनीज सबको भी सबक सिखाना है। बहुते घाटा लगा है चाइना में, सब माल पड़ल है उधर दिवाली का झालर मोती, उसको लग रहा है अगले साल बेच देंगे, अगले साल तो हम आग लगा देंगे हम सीधा, अभी आने चला देंगे, नोच देंगे चाइनीज लाइट यहाँ पे। चलिए आगे कल करेंगे, आप लोग इसके बाद वाला रिकॉर्डेड देख लेंगे लोग।